हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त धीरज। मुझे पता है आज ट्रायंगल जाने वाला था, पर वो नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ 2 मिनट आप सभी लोग प्रैक्टिकली सोचो। जो लोग नए हैं उनको इससे कोई मैटर नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो देखो, ऐसा है कि जस्ट थिंक, ऐसा सोचो कि मतलब देखो, जैसे कि अपन ने मैथ्स को कंटिन्यू रखा, ठीक है, और अपन शायद सितंबर के एंड तक अपन ने सारा मैथ्स का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, पर उसका मतलब क्या रहेगा? हमने दूसरे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो ये कुछ मैटर नहीं होगा, राइट? इससे हम लोग लॉस में हो जाएंगे। तो मैंने एक प्लान बनाया है। नहीं, मैं कोई शेड्यूल नहीं बना रहा हूँ, ये एक प्लान है बस, जिसके बेसिस पे अपन थोड़ा बहुत अपन को मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि हाँ, इस चैप्टर को ऐसे कंप्लीट करना है। तो अब जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वो फटाफट ख़त्म हो जाएंगे टर्म 1 के। और फिर हम लास्ट में लेंगे मैथ्स का, और मैथ्स में मैं चैप्टर्स नहीं पढ़ाऊँगा, मैं उनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ाऊँगा। और अब चैप्टर्स के लिए क्या हो रहा है? अब चैप्टर्स के लिए ऐसा हो रहा है कि एक दिन मैं चैप्टर समझाऊँगा, अगले दिन चैप्टर के एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। फिर अपन पढ़ेंगे नए चैप्टर की तरफ, यानी कि आसानी से छोटा अगर कोई चैप्टर 10-15 पेज का, तो वो हमारे आसानी से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते करते हम शायद सितंबर से ही पहले हम सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम रखेंगे 1 महीना तक अक्टूबर और सुपर रिवीजन का सीरीज़। उसके अंदर अपन सारा कोर्स रिवाइज करेंगे, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, सब कुछ वो हम करेंगे अक्टूबर में। हमारा प्लान ये है, सितंबर से पहले दूसरे सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करना है। फिर हमको उसका कोर्स कंप्लीट करना है मैथ्स का आधे अक्टूबर में। फिर आधे अक्टूबर में हम कंप्लीट करेंगे ट्रिक्स को, ठीक है। तो इन सारी बकवास को साइड में रखते हुए आज का चैप्टर चलो स्टार्ट करते हैं। गई ये एक वेबसाइट है, इसको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। लर्न CBSE ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो देखो, इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब रिसोर्स और डेवलपमेंट, या फिर सिर्फ रिसोर्स और सिर्फ डेवलपमेंट, आखिर इसमें से है क्या? सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि आखिर रिसोर्स है क्या। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। यानी कि इन्वायरमेंट में मौजूद हो कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकती है, उसको हम रिसोर्सेज कह सकते हैं। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। ये इसकी 3 बेसिक है, किसी कैटेगरीज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये होनी ही चाहिए। सबसे फर्स्ट ये है, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फ्लेक्सिबल एंड कल्चरली एक्सपेक्टेबल। कल्चरली एक्सपेक्टेबल मतलब कि जैसे देखो कि हम वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, पर किसी कल्चर के अंदर वाटर का ऐसा यूज़ करना मना है, तो वो एक रिसोर्स नहीं हो सकता। ओनली देम इट कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स। एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब इन रिसोर्सेज की कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन से अपन को क्या पता चल रहा है कि इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ठीक है ना। तो ओरिजिन से अपन को क्या पता चलता है कि इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो स्टार्टिंग में क्या हो सकता है? एक हो सकता है बायोटिक और एक हो सकता है अबायोटिक। इसके बारे में अपन और आगे बेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि ख़त्म होने के, यानी कि कोई भी रिसोर्स कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि वो वापस उसी पिछले वाली फॉर्म में आ सकता है। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक बार यूज़ हो गया तो बस ख़त्म हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यस, ओनरशिप के बेसिस पे भी रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि एक हमारा आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मतलब किसी एक जने का। एक फिर आता है नेशनल रिसोर्स, यानी कि पूरे एक नेशन का। फिर आता है इंटरनेशनल,
ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर में होते हैं। मुझे पता है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के स्टेटस पे क्या क्या है, एक है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिवर्स रिजर्व्ड। ठीक है ना, चलो और आगे चलते हैं भाई। ठीक है, तो अब बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज पे अपन आते हैं। तो बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो हमारे बायोस्फीयर में पहले से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, बायोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं मतलब कि क्या वो नेचुरल रिसोर्सेज है कि नहीं, है ना। हाँ, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब ये बायोटिक रिसोर्सेज वो हैं या तो वो मैन मेड है या फिर नॉन लिविंग है। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज, देखो नाम से पता चल रहा है कि रीन्यूएबल। सो देखो नाम से पता चल रहा है कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। ठीक है, तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल और केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रीन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। अगर एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, तो वहाँ पे ये वाला नेम लिख देना कि रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें आते हैं हमारे वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एंड एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं हमारे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज वो होते हैं जो अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो वो रीमेड नहीं हो सकते। दे कैन हैव अ लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये किसी पर्सनल के होते हैं, जैसे कि आपका कोई घर है या फिर ऐसा कुछ। कम्युनिटी ओन रिसोर्स, ये रिसोर्सेज वो होते हैं जो एसेसिबल होते हैं पूरी एक कम्युनिटी मेम्बर्स के लिए। जैसे कि कोई पब्लिक पार्क है, पब्लिक रूम है, पब्लिक ट्रेन है, ऐसा कुछ, पब्लिक प्ले ग्राउंड्स एंड पार्क्स। ठीक है, अब नेशनल रिसोर्स वो होते हैं जो बिलोंग टू नेशनल होते हैं, जैसे कि रोड, रेलवेज और एनी मोर। तो रोड्स नेशन के हैं, आपके नहीं है। आप उनके ऊपर जाके अपना घर नहीं बना सकते बीच हाईवे पे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इंटरनेशनल रिसोर्स, अब आप कहोगे इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब कि क्या, नेशनल रिसोर्स ही होंगे बस हमारे नहीं किसी और के, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है, इंटरनेशनल रिसोर्स वो होते हैं जैसे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का नाम सुना है ना, वैसे ही इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी इंडिविजुअल कंट्री के ना होते हुए एक ग्रुप ऑफ कंट्री के होते हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के होते हैं। जैसे कि ओशनिक वाटर बिहाइंड 200 किलोमीटर, मतलब 200 किलोमीटर तक वो जो ओशन है वो किसी कंट्री का हो सकता है, पर उसके बाद वो किसी कंट्री का नहीं है, वो एक इंटरनेशनल रिसोर्स है। अब आता है पोटेंशियल रिसोर्स, वो रिसोर्सेज जो अभी तक ना यूज़ में नहीं है पर जब हम चाहें तो उनको यूज़ में लेके आ सकते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी इन राजस्थान और विंड एनर्जी इन गुजरात। अगर कोई लोग जैसलमेर की साइड गए हो राजस्थान में, कभी आए हो, तो वहाँ पे बहुत सारे विंड पैनल्स, क्या कहते हैं यार उनको, विंड पैनल्स, हिंदी में शायद पवन चक्की या फिर ऐसा कुछ, यार कुछ नाम था उनका, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, विंड मिल्स, तो बहुत सारे विंड मिल्स लगे हुए हैं। और गुजरात के साइड भी अगर अपन जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो अभी तक हमको पता नहीं है, पर अगर हम चाहें तो उनका यूज़ कर सकते हैं, पर अभी तक ऐसी कोई नीड आई नहीं है। पर अगर करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता। ठीक है, अब स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज वो होते हैं कि अभी हमारे पास उनके लिए इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको यूज़ कर सकें। जैसे कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नो हाउ टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि हाँ, हमको पता है कि जो वाटर है वो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हमारे पास इन्वायरमेंट में बहुत सारी हाइड्रोजन है और थोड़ी सी ऑक्सीजन है, पर हमको ये नहीं पता कि उन दोनों को मिक्स करने के बाद भी वो दोनों रिएक्ट करके वाटर क्यों फॉर्म नहीं कर रहे। इट मीन्स कि वाटर किसी और से बना है, पर हमको अभी तक पता नहीं है।
A reserve, subset of stock, can be used for a further need. Example, water in the dams, forests and resources. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, अब आ रहे हैं अपन डेवलपमेंट पे। इसमें फर्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो एक ऐसे ऐसे प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए जिससे कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए भी चीज़ें बचे। अब लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर इन इंडिया। अब प्लेन्स जो है वो 43% है, माउंटेन जो है वो 30% है और प्लेटूस जो है वो 27% है इंडिया के अंदर। अब मेन प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स। क्योंकि देखो क्या है ना कि हम लोग मेजर्स लेते ही नहीं हैं। हमको पता है कि हाँ ठीक है वो लैंड ख़राब हो रही है, ठीक है होने दो यार, क्या जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लैंड बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है और फिर उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। जैसे कि चलो आप देखते हैं मेजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ऐसे क्या टिक्स हैं, ट्रिप्स हैं जिससे कि अपन लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हैं एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, प्लांट ऑफ शेल्टर ब्लैड्स, स्टेबलाइजिंग ऑफ। अब गेजिंग का किसको मतलब नहीं हुआ था? गेजिंग मतलब कि गाय चराना, ठीक है ना। इसमें ऐसे बहुत सारे हैं। अब सॉइल इरोजन का नाम तो बहुत बार सुना है, पर इसको ख़त्म करने के लिए कभी पेड़ प्लांट लगाए ही नहीं। द डेनुडेशन ऑफ अ सॉइल कवर एंड सब्सिट्यूएंट वॉशिंग डाउन इन सॉइल इरोजन। तो ऐसा होता है कि अगर जैसे एक लैंड है तो अगर उसके ऊपर मैं बन डालूंगा तो वो चला जाएगा, पर अगर वहाँ पे 2 ट्रीज़ हैं या फिर 5 ट्रीज़ हैं या फिर जितने भी ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ क्या करते हैं उस सॉइल को कैचअप करके रखते हैं, एकदम जैसे स्पाइडर वेब है ना वैसा। तो वो उसको कैचअप करके रखते हैं तो फिर वो सॉइल जा ही नहीं सकता। अब ये किसके थ्रू होता है? ये होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी होता है, जैसे कि लाइक डिफॉरेस्टेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया, ओवर ग्रेजिंग यानी कि ज़्यादा गाय चराना, कंसंट्रेशन मतलब कंस्ट्रक्शन, माइनिंग ऑफ डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग एक्सेट्रा। बहुत ही ज़्यादा रेयरली ये कुछ नेचुरल फोर्सेस से होता है, उसमें भी हमारी ही वजह होती है, जैसे कि विंड है, ग्लेशियर है, वाटर फ्लो है। अब इसमें कुछ टाइप्स ऑफ इरोजन होते हैं एग्ज़ाम में। इसके अलावा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो इरोजन वाला पार्ट है ये इन बिटवीन क्वेश्चंस में, इन बिटवीन चैप्टर का है और इसके अंदर से इन बिटवीन क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए अपना पूरा फोकस इधर ही रखना। तो गली इरोजन, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द गली। तो गली से क्या पता चलता है? एक पतली सी गली मतलब एक पतली सी जगह जहाँ पे 6 जने क्रिकेट खेल रहे हैं, गली क्रिकेट। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा अपन कह सकते हैं हमारी लाइफ में। पर जहाँ बात आ जाती है नेचर की, नेचर में ऐसा होता है कि एक सॉइल है, ठीक है, एकदम सीधा सा प्लेन सा सॉइल है। अब उसमें क्या होता है, पहाड़ आ रही है उधर से, मतलब इतनी खतरनाक भी नहीं है, हल्का हल्का सा उसका एक फ्लो आ रहा है। तो वो क्या करता है, मिट्टी को आगे घसीटता रहता है या फिर साइड में वो कर देता है और फिर वहाँ पे एक रिवर जैसी गली बन जाती है। तो उस गली को अपन कहते हैं गली इरोजन। और ये क्या करता है, सैंड जो हमारे जो सॉइल होता है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। चंबाल बेसिन सच एज नोन एज रेविन्स। तो देखो, running water cuts through the clay soil and makes the deep channels known as gullies. This makes the land bad land, and in the Chambal basin such land is known as ravines. तो चंबाल रीजन में इनको रेविन्स के नाम से भी जानते हैं। अब शीट इरोजन क्या होता है? जब जो सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है वो ज़्यादा वॉश्ड अवे हो जाती है तो अपन उसको शीट इरोजन कहते हैं। अब मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है, तो क्या है, प्लॉगिंग अलॉन्ग द काउंटर लाइन्स, काउंटर प्लॉगिंग, टेरेंस कल्टीवेशन, स्ट्रिप फार्मिंग एंड शेल्टर ब्लेड्स। ये वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर में है या फिर फार्मिंग में है। ये उनके लिए नहीं है जो नॉर्मल पेपर्स है। नॉर्मल पेपर्स के लिए एफॉरेस्टेशन से बेस्ट कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। अब सॉइल जेन्युइन टाइप्स देखो, चैप्टर भले ही आसान है पर बड़ा बहुत है। कहते हैं ना सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। तो सॉइल्स एंड इट्स टाइप, सॉइल्स और इस टाइप्स के अपन को क्या पता चलता है? इसका जो मैप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला है, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो फिर मैं इस पे भी डाल दूँगा।
ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो ये जो सॉइल है ये कहाँ पे मिलता है? तो एंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स, जितने हुए नॉर्थर्न प्लेन्स हैं ना ऊपर वाले, वहाँ पे ये मिलता है। ठीक है, और ये कुछ रिवर्स के डेल्टास में भी है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स। और ये वो सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और ये रिच होता है पोटैश एंड फॉस्फोरिक एसिड, लाइम एंड विच आर आइडियल फॉर शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल पल्स क्रॉप। देखो, इट इज़ एबल फॉर के आप कैसे पता लगाओगे? जैसे कि मध्य प्रदेश वो नॉर्थ में आता है, इट मीन्स क्या कि उसके पास एलुवियल सॉइल है। क्यों? क्योंकि उसके वहाँ पे वीट अच्छा होता है। हाँ, शायद हो सकता है, बिल्कुल यही वजह है। तो ऐसा मतलब कनेक्शन बिठाने की ट्राई करना करो। अब ब्लैक सॉइल को अपन रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ये जो है ये कॉटन के लिए बेस्ट होता है और अपन इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, भले ही कॉटन वाइट कलर की हो। अब ये है ना महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पाया जाता है। नहीं, कोई जानवर की स्पीशीज़ नहीं है जो पाया जाता है, ये वहाँ के कंप्लीट लैंड इससे ही बनी है। फिर ठीक है, और ये कुछ रिवर्स के बेसिन पे है, जैसे गोदावरी और कृष्णा वैलीज। देखो, गोदावरी और कृष्णा ये बहुत सारे मेन जहाँ पे रिवर्स आ रही है या फिर वैलीज आ रही है, वहाँ पे इन दोनों का नाम ज़रूर आता है। तो एग्ज़ाम में कभी ऐसा हो जाए कि नाम याद नहीं आ रहा है तो ये रिवर्स डाल देना। ठीक है, मेड अप ऑफ एक्सट्रीम फाइन क्ले मटेरियल while known as their capacity to hold moisture, rich in calcium and carbonate, magnesium and potash। देखो, पोटेश सबके अंदर है। ठीक है, अब रेड और येलो सॉइल, रेड सॉइल और येलो सॉइल क्या होता है? तो रेड सॉइल जो है ये लो रेनफॉल ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स के डेक्कन प्लेट्यू में अपन को मिल जाता है। ये अपन को मिल जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साउथर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन अलॉन्ग द पिडमोट ऑफ वेस्टर्न गंगा। ये इसका कुछ रेडिश कलर हो जाता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब लेटरल सॉइल, इसका क्या मतलब है भाई? तो ये देखो, ये जो सॉइल है ना, ये हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल में पाया जाता है, जहाँ पे ऐसा कुछ होता है। ये हमको मिल जाएगा कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, पर कन्फ्यूज़न के लिए नहीं हो इसलिए आप कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इंडिया के नीचे के 3 स्टेट्स लिख देना। ठीक है, एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ adequate dose of manures and fertilizers. Low humus contains because of decomposers like bacteria. अब अराइड सॉइल क्या होता है? ये हमारे राजस्थान में इनप्रॉपर इरिगेशन की वजह से ये सॉइल कल्टिवेबल, मतलब कि बहुत ज़्यादा अनकल्टिवेबल होता है ये सॉइल। पर अगर अपन इनको प्रॉपर इरिगेशन देते हैं तो ये कल्टिवेबल हो जाता है। तो लैक्स ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर मेक इवेपोरेशन फास्टर। ठीक है, अब आ जाता है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है? सीधी सी बात है, हिल एरियाज या माउंटेन एरियाज में हमको मिल जाता है, रिवर टेरेसेस या फिर एलुवियल फेंस एंड फर्टाइल्स। ठीक है, तो भाई देखो, इसमें तो इतना सही था, पर इसमें अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं है। तो देखो, रियो डे जनेरो अर्थ समिट 1992, ये क्या चीज़ है? तो देखो, ऐसा हुआ था कि जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब कि जैसे 100 कंट्रीज एंड स्टेट्स हैं, वो एक रियो डे जनेरो ब्राज़ील में मीट हुए थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। द समिट वाज कन्वेंट। तो वो जो समिट थे ना, उसमें अंदर उन्होंने कुछ किया नहीं था, उन्होंने 21 एजेंडास बनाए थे, यानी कि 21 फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनाए थे, जिनके बेसिस पे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे 21 सेंचुरी से पहले, यानी कि वो ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जो फ्यूचर जनरेशन के लिए बेस्ट हो 21 सेंचुरी से पहले। इसको हम एजेंडा 21 भी कहते हैं। ये भी 1922 में हुआ था, 1992 में हुआ था। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट ने किया था और इसका नाम हम शॉर्ट फॉर्म में UNCED भी कहते हैं। ठीक है, यही है इसका छोटा सा। बाकी लैंड रिसोर्स कुछ नहीं होता है। लैंड रिसोर्स यानी कि अपन जो लैंड को यूज़ करते हैं वो होता है। और सॉइल का एक टेबल है, मतलब पेज नंबर 7 पे 1.5 सॉइल प्रोफाइल, उसको एक बार देख लेना।
ठीक है। बाकी एक मैप है पेज नंबर 9 पे, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करना, क्योंकि उसमें क्या होगा, हाईलाइटेड वर्ड्स आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपन सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन तक तो आ चुके हैं, और डेट्स ऑल। चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। कल क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एमसीक्यूज़ के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, और मैं जियोग्राफी के सारे मैप्स भी दे दूँगा। ओके, सो थैंक यू।